हेलो स्टूडेंट्स। आज हम केवीएस टायर 2 के लिए जो स्पेशल एजुकेटेड टीजीटी के लिए सीरीज का दूसरी क्लास आज हम करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको आगे की एक बार फिर से आपको आगे की रणनीति के बारे में बताना चाहूँगा, ताकि कुछ हमारे जो साथी जो कमेंट में पूछते हैं कि क्लासेस प्रॉपरली आएंगी कि नहीं आएंगी, क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, तो उसके बारे में मैं आपके 1-2 मिनट लूँगा। हम अपनी क्लास जो रेगुलर करते हैं उस हिसाब से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में आवाज़ के इशू था, मैं उसे सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूँगा और इसका आगे ध्यान रखा जाएगा, तो आप बेफिक्र रहें उस चीज़ को लेकर। आगे ऐसी किसी भी परेशानी आपके सामने नहीं आएगी। तो हम अभी पहले मैं आपको एक बार सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि जैसा कि हमारा सिलेबस हम पहले कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो हमारा सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से था, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, कॉजेज, टाइप्स एंड एसोसिएट कंडीशंस। तो हमने पिछले वीडियो में, जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देख लें। पिछले वीडियो में हमने डेफिनेशंस को कवर कर लिया था, कंसेप्ट को कवर कर लिया था, और हम अभी क्लासिफिकेशन की ओर, जो डिसेबिलिटीज़ की जो क्लासिफिकेशन है उस पर बात करने वाले थे। पिछला वीडियो कुछ काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने इसमें उसको ऐड करना चाहा। तो हम आज के वीडियो में क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे, साथ ही हम जो डिसेबिलिटीज़ के साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी कवर करते चलेंगे। पिछले वीडियो से मैंने आपको जो कंसेप्ट और जो डेफिनेशंस बताई थी, उसके अलावा कोई भी और अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। वही जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने डेफिनेशन दिया, जो एसोसिएशन है, UNCRPD है, APA है जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, उनके द्वारा, और जो PWD एक्ट के में जो डेफिनेशन दी गई थी मानसिक मंदता की, मेंटल हेल्थ एक्ट को हमने पढ़ा है। हमने जो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट था जो सबसे पहले 1912 में आया था, हमने उसको भी पढ़ा है। तो हमने ये पोर्शन बहुत अच्छे से कवर किया है। इसके कुछ में क्वेश्चंस भी आपको जब हमारी यूनिट हो जाएंगी तो मैं आपको 3 यूनिट के एक साथ अराउंड 200 के अराउंड MCQs करके एक सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी करेंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी के हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। अभी इसके बाद हम करेंगे स्क्रीनिंग और स्क्रीनिंग टूल्स, फिर प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद में स्क्रीनिंग क्या होती है उसको पढ़ेंगे, फिर जो स्क्रीनिंग के जो टूल हैं वो पढ़ेंगे, फिर असेसमेंट पढ़ेंगे, ऐसे एरिया जो असेसमेंट किस किस एरियाज़ में किया जाता है वो पढ़ेंगे, असेसमेंट टूल्स पढ़ेंगे, और जो असेसमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। फिर हम जो डिसेबिलिटी है उसका डायग्नोस कैसे करते हैं, मतलब निदानात्मक परीक्षण, वो जो निदान करना है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सर्टिफिकेशन, मतलब कि अगर हमने किसी को असेसमेंट कर लिया है, उसकी स्क्रीनिंग कर ली है, उसके बाद हम डिक्लेयर कर देते हैं कि यह व्यक्ति इस डिसेबिलिटी से पीड़ित है, तो हम उसका सर्टिफिकेशन करते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। बिल्कुल हम RCI के जो ऑथेंटिक कंटेंट जो RCI ने दिया है, जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी वेबसाइट्स पे जो सभी यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाती हैं, उसी को हम फॉलो करेंगे। इधर उधर का कोई फालतू की चीज़ में हम टाइम पास अपना नहीं करेंगे। बिल्कुल हम एकदम अपनी एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। फिर हम करिकुलम के बारे में भी पढ़ेंगे। इस सब की बात मैंने सिलेबस वाले वीडियो में की है, तो यहाँ पे फिर से टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम अभी अपना सीधा टॉपिक पे चलेंगे। कल हमने यहीं पे टॉपिक को समाप्त किया था और अब आज हम फिर से यहीं से शुरू करेंगे। इससे पहले मैं एक बार आपको फिर से एक बात कर लेना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चों को ये मन में डाउट है कि क्या ये कंटेंट इनफ है हमारी तैयारी के लिए, या फिर हमारा सिलेक्शन करवाने के लिए कंटेंट इनफ है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा है। आप यहाँ से पढ़ने के बाद में किसी भी चैनल की कोई भी टेस्ट सीरीज़, कोई भी जो भी क्वेश्चंस आप करके देखना, अगर आपको ये लगे कि नहीं मैंने ये टॉपिक वहाँ से पढ़ा था और मुझसे अब सवाल नहीं हो रहे, अगर वो सारा सवाल सिलेबस से बाहर है तो
फिर तो उसका तो कोई ऐसा मैं बता नहीं सकता कि कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो सिलेबस आरसीआई ने दिया है उस सिलेबस के अंदर अगर कोई जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया उससे रिलेटेड कोई सवाल आप नहीं कर पाए तो फिर आप पूरी तरह से फ्री हैं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा कोई ये कंटेंट बहुत इनफ है, ऐसा कोई आपको क्वेश्चन या कुछ नहीं मिलेगा जो सिलेबस के अंदर भी और जो मैंने पढ़ाया भी है और फिर आप ना कर पाए। ठीक है, और इस तरह से बिल्कुल जो ऑथेंटिक कंटेंट के साथ यूट्यूब पर फ़िलहाल कोई करवा भी नहीं रहा है। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं आपके लिए, आपको पता है। और लोग कोर्स बेच भी रहे हैं, 15,000 का भी बेच रहे हैं, 5,000 का भी बेच रहे हैं, 1,000 का भी बेच रहे हैं। उसके लिए आप फ्री हैं, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। आप वहाँ से क्लास लेके देख लेना, किसी और से देख लेना, फिर कंपेयर कर लेना। उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। बस मेरी तो आपसे यही विनती है कि जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कल मैंने आपको डीएसएम के बारे में पढ़ाया था। डीएसएम 5 डीएसएम अभी तक आ चुके हैं। डीएसएम को रिलीज़ कौन करता है? डीएसएम को रिलीज़ करता है एपीए, अमेरिकन एपीए, अमेरिकन साइकेट्रिस्टिक एसोसिएशन। सबसे पहले जो उन्होंने डीएसएम बनाया था, क्यों बनाया था? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1952 में जो बहुत से लोगों को दिव्यांगताएं से ग्रसित हो गए थे, उनकी काउंसलिंग के लिए अमेरिका ने कुछ मनोवैज्ञानिकों को हायर किया था और उन मनोवैज्ञानिकों ने फिर डीएसएम का निर्माण किया था। फिर 1968 में आया था डीएसएम सेकेंड, फिर 1980 में डीएसएम थर्ड, फिर 1987 में डीएसएम थर्ड आर। अभी जो लेटेस्ट जो हमें सबकी ईयर याद नहीं करनी है, आप फर्स्ट याद कर लीजिए और आप लास्ट की याद कर लीजिए, बस इनफ है। इससे बीच में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल जो इसकी फुल फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी। आप अगर कहीं पे लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बाकी हम फुल फॉर्म को अलग से भी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यहीं पे करेंगे। अभी एक बार हम पिछले पेज पे जो हमने पढ़ा था उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये जो फुल फॉर्म है ये इंग्लिश में लिखी हुई है, ये भी मैं आपको करवाऊँगा। तो आप एक बार बस ध्यान में रख लीजिए कि डीएसएम का मतलब क्या होता है। फिर मैंने आपको अभी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के बारे में बता दिया। ये हमने इंटरनेशनल ये क्लासिफिकेशन है गाइस। ठीक है, ये मिसप्रिंट है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में जो इन्होंने ये डीएसएम फर्स्ट जो 1952 में जो उन्होंने प्रकाशित किया था उसके बारे में, उसमें 130 पेज थे। 106 मानसिक जो मेंटली डिसऑर्डर्स थे उनके बारे में, उनके लक्षण और निदान के बारे में बताया गया था। इसके बाद डीएसएम 5 जो आया था वो 18 मई को आया था 2013 को। 18 मई 2013 को आया था डीएसएम 5। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये तो एक बार कल की हो गया। इसके बाद में अभी हम ICD-10 के बारे में पढ़ेंगे। ये पहले तो हम इसका ICD के बारे में पढ़ेंगे। ICD-10 तो उसका 2015 में आया था। 2015 में तो 11 आ गया है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है। देखिए यहाँ पे हिंदी में सही लिखा है वर्गीकरण, लेकिन यहाँ पे ये कोई एरर है इनकी तरफ से। ये क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है। आप स्पीड में भी देख सकते हैं, अगर आवाज़ धीमी लग रही है, और कम भी कर सकते हैं। अगर आवाज़ आपको मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप उसको भी अपने हिसाब से अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन। फिर इसका पूरा जो नाम है वो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। ये एक बहुत सी बीमारियों के बारे में बताने वाला एक टूल के जैसा है। ठीक है सर। इसके बाद जो विभिन्न बीमारियों के उसके लक्षण, उनके जो डायग्नोस करने के तरीके और उनका जो जो हेल्थ जो मैनेजमेंट है, स्वास्थ्य प्रबंधन है, उसके जो स्टैंडर्ड है वो इसमें जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि इस लेवल पे जाके अगर ऐसा व्यवहार किया जा रहा है या फिर ये लक्षण दिख रहे हैं तो बीमारी का या फिर जो विकलांगता उसका स्तर ये है। 1994 में ICD-10 का प्रयोग किया गया था। इसके बाद में 2015 में लगभग
20 साल बाद में, लगभग 20 साल बाद में ICD-11 जो अभी चल रहा है, ठीक है। अभी जो बुक्स में है ना वो ICD-10 ही बताया गया है, ये तो इस बुक में ही ICD-11 का जिक्र किया गया, बाकी जिक्र कहीं है नहीं। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि फ्रांसीसी एक जो डॉक्टर थे, चिकित्सक जैकस बार्टलिन ने बार्टलिन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलेज ऑफ डेथ, ये जो बार्टलिन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलेज ऑफ डेथ है उससे अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल संस्था शिकागो में प्रस्तुत की गई थी। सबसे पहले जो 1893 में 1893 में एक जो फ्रांस के जो डॉक्टर थे बार्टलिन, उन्होंने बार्टलिन क्लासिफिकेशन है, ये यहाँ पे ये गलत है, ये यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलेज ऑफ डेथ, जो डेथ के जो रीजंस हो सकते हैं ना जितने, उनके बारे में उन्होंने बात की थी। और फिर इनकी जो जो ये इंस्टीट्यूट थी इसको प्रस्तुत किया गया था शिकागो में, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल के बाद में संशोधनों और अनुशंसा तदनुसार एक कमेटी इसका संशोधन किया जाता रहा। अब जो उन्होंने 1893 में अपने ये प्रस्तुत की थी जो बार्टलिन ने, कि जो मृत्यु के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसको फिर जो WHO था उसने ये बोला कि हम हर 10 साल के बाद में इसको रिव्यू करेंगे और इसमें जो भी आवश्यक जो भी चेंजेस हैं वो करेंगे इसके बाद में। इसके छठे संशोधन से पहले इसमें कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं आया, मतलब जो 6 संशोधन थे वो लगभग सेम से ही चलते रहे, उनमें कुछ खास चेंजेस नहीं आए, छोटे मोटे चेंजेस उन्होंने किए। फिर 1948 में 10 वर्षों के अंतराल पर संशोधन कार्य WHO को सौंपा गया। अब पहले तो वो जो उनकी बार्टलिन की जो संस्थान थी वही उसमें संशोधन करती थी, लेकिन 1948 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसके बाद में WHO को ये काम सौंपा गया था। और WHO ने फर्स्ट टाइम ICD-6 1949 में जो छापा उन्होंने प्रकाशित किया। समय के साथ ये महसूस किया गया है कि 10 साल का जो अंतराल है वो ज़रूरी नहीं है, उसको कम करना होगा। इससे ज़्यादा है कि जब भी हमें ज़रूरत होगी या फिर अगर 10 साल तक हमें ज़रूरत ही नहीं हो रही तो फिर हम 10 साल बाद ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें चेंजेस करें, तो हम बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं। ये चीज़ उसमें जोड़ी गई कि हम जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर 10 साल बाद में हमें चेंज करना ही होगा। फिर ICD-IH, अब इसकी फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशल जो किसी भी डिग्री डिप्लोमा में आप कोर्स कर रहे हैं उसके लिए। इसका मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। जो फर्स्ट IC है उसका है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, और जो IDH है उसका मतलब होता है इम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। जो WHO है उन्होंने विभिन्न वर्गीकरणों में से एक ICD का एक भाग है। WHO अपने अलग अलग जो क्लासिफिकेशन करता है उनमें से ही ICD एक उसका पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। ICD का पूरक नाम माना जाता है। अब जो ICD-IDH है, ICIDH है, वो ICD का ही पूरक माना जाता है। बाद में 2001 में इसे संशोधित किया गया और इसका नाम ICF, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ये जहाँ पे भी आपको क्लैरिफिकेशन दिख रहा है ये क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग मतलब कार्यात्मक, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ये ICF नहीं है सिर्फ, ये इसका मतलब है ICFDH, पहले क्या था ICIDH, फिर इसका हो गया ICFDH। जो इम्पायरमेंट था उसमें फंक्शनिंग को ऐड किया गया, इम्पायरमेंट की जगह फंक्शनिंग को उन्होंने प्रायोरिटी दी है। इसका रीज़न क्या था कि स्वास्थ्य के विभिन्न घटक और अक्षमता एक मानकीकृत वर्गीकरण करना है, मतलब जितने भी टाइप के अलग अलग जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो भी विकलांगताएं होती हैं, उनके लिए एक जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन था वो करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण परिवार एक भाग है जो विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं और स्वास्थ्य संबंधित वर्गीकरण का कार्य करता है।
अब इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बताया गया कि उसका काम क्या है। ये एक मतलब पूरे विश्व का एक जैसे परिवार, जैसे कुटुंब का हम बोलते हैं ना, उसी तरह से है कि पूरे विश्व में जितने भी प्रकार की अक्षमताएं, दिव्यांगताएं हैं, उनको वर्गीकरण करने का कार्य करता है। हम अभी ज़्यादा आगे आ गए। हाँ, अब जो ऊपर हमने जो तीनों संस्थाएं देखी, ऊपर तीनों जो संस्थाएं समानांतर रूप से स्वतंत्र है, मानसिक विकारों और मानसिक अक्षमताओं के मानक और कोड निर्धारित करते हैं। जो ICD है, ICIDH है और ICFDH है। ये तीनों हैं, वो तीनों ही मानसिक विकारों और मानसिक अक्षमताओं की मानक और कोड निर्धारित करने का काम करते हैं। हालांकि उपरोक्त तीनों संस्थाओं द्वारा बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा और तुलनात्मक अध्ययन दिलचस्प होगा, परंतु अध्ययन हमारे क्षेत्र में नहीं है। अब इन्होंने साफ साफ दे दिया है कि जो B.Ed का जो लेवल है उसमें ये चीज़ें हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनका जो कंपैरिजन करना है कि कौन क्या कहता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जैसे AAIDD, तो इसका जवाब फ्रेंड्स आप कमेंट करें। जितना मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, इनका जो भी फुल फॉर्म है वो मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताई है। DSM का भी बताया हुआ है, ICFDH का भी बताया हुआ है, ACIDH का भी बताया हुआ है। तो इन चारों फुल फॉर्म का आप कमेंट करें, ठीक है। और अगर अगले वीडियो में मैं आपको फिर से इनकी फुल फॉर्म बता दूँगा। हमने AAMR की भी फुल फॉर्म की थी। AAID की स्थापना इटार्ड ने की थी। अब AAID की स्थापना इटार्ड ने नहीं की थी, इसकी स्थापना की थी सेंगविन ने, जो इसका शिष्य था। ठीक है, आप पहला वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो ये असत्य है, ये गलत है। फिर WHO ने ICD-6 को 1960 में प्रकाशित किया था। नहीं, 1949 में किया था। अभी हमने पढ़ा 1949 में किया था, तो ये भी गलत है। फिर ICD-11 2020 में, नहीं 2020 में नहीं हुआ है, ये 2015 में हुआ है। अभी अभी हमने पढ़ा है। फिर DSM का प्रकाशन है, ये नए नहीं है, ये प्रकाशन एक ही वर्ड है, ये पूरा AP करती है। ये बिल्कुल सही बात है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ही DSM का लेके आई थी और वही इसका प्रकाशन करती है। DSM-5 2010 में प्रकाशित किया गया, नहीं नहीं, ये 2013 में किया गया था, 18 मई। ठीक है, 2013। इसी तरह से मैं आपको इसके साथ क्वेश्चंस करवाते चलूँगा। इसके अलावा भी हम क्वेश्चंस और करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको पूरा कंटेंट और तरीके से तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि मानसिक मंदता की AMR ने क्या परिभाषा दी है अलग अलग टाइम पे। ठीक है, उनका हम तुलनात्मक विश्लेषण भी करेंगे। मानसिक मंदता के क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी संस्थान अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एवं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी AAIDD, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको लिखने के लिए भी दी है, ने 1908 में अब तक 11 बार मानसिक मंदता की परिभाषा दी है। मतलब समय समय पर उन्होंने चेंज करते रहे, उन्होंने अब तक 11 परिभाषाएं दी हैं, लेकिन जो लेटेस्ट परिभाषा होगी उसी को हम याद करेंगे। उससे पहले वाली को भी याद करेंगे, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी की परिभाषा हमको याद रखनी है। उसके नैदानिक मानदंड आदि को संशोधित किया है। हम यहाँ पर 1980 के बाद की मानसिक मंदता की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन AAMR की ओर से ग्रोसमैन, अभी हमको ग्रोसमैन याद रखना है। ये कब आया? 1980 के बाद में है, तो 1983 में ग्रोसमैन ने अपनी एक परिभाषा दी। इम्पोर्टेंट है, ग्रोसमैन को आप इम्पोर्टेंट समझ के पढ़े। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। मानसिक मंदता की परिभाषा दी जिसके अनुसार
अब यहाँ से परिभाषा इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो हम यहीं से इम्पोर्टेंट, जहाँ से परिभाषा इम्पोर्टेंट होती है मैं उसको अंडरलाइन अलग से कर रहा हूँ, ठीक है। मानसिक, इसका मतलब क्या है, मानसिक मंदता का तात्पर्य तात्विक रूप से औसत से कम ऐसी भौतिक प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूली व्यवहार में संगामी असामान्यता आ जाती है और जो सहगामी असामान्यता से जुड़ी होती है और विकासात्मक अवधि के दौरान अभिव्यक्त होती है। ये तो हमने पढ़ ली, लेकिन इसको मैं आपको समझाता हूँ 1 मिनट, तभी आप सही से समझ पाएंगे। 1 मिनट रुक जाइए, हम अच्छे से स्पेस कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका क्या मतलब, ग्रोसमैन ने क्या बोला है, ग्रोसमैन ने बोला है, ग्रोसमैन ने कहा है कि जो अक्षमता है वो एक तो असामान्यता है व्यवहार में, इसमें व्यवहार में औसत से कम, मतलब उसने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया है, उस स्टैंडर्ड से औसत से कम बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता को आप आईक्यू बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो मानसिक मंदता है वो सिर्फ आईक्यू भी नहीं है, आईक्यू जो एवरेज, जो औसत जो आईक्यू है उससे कम आईक्यू होनी चाहिए, उसके साथ व्यवहार में असामान्यता भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तात्विक रूप से, तात्विक रूप से औसत से कम ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया, एक पूरी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप, अब जो औसत से कम बुद्धि आईक्यू होने की वजह से अनुकूली व्यवहार में संगामी असामान्यता, मतलब बच्चा अपना जो अडेप्टेशन नहीं कर पाता है। अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे मुझे सर्दी लग रही है तो मेरा दिमाग मुझे बता देगा कि मुझे गर्म कपड़े पहन लेने चाहिए, तो मेरा गर्म कपड़े पहनना मेरा अडेप्टेशन है। बौद्धिक, जो औसत से कम बौद्धिक बच्चा होगा उसको ये पता नहीं चलेगा, पता तो उसको चलेगा लेकिन उसको इतना, उसका बौद्धिक क्षमता उसके काम नहीं करेगी कि वो खुद से जाके अपनी स्वेटर पहन ले। हाँ, उसको सर्दी लगती रहेगी, उसको पता ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो अपना अनुकूली व्यवहार नहीं दिखा पाएगा सामान्य बच्चों की तरह। और ये सब होता भी कब है, जब विकासात्मक अवधि होती है। विकासात्मक अवधि कब, प्री मेच्योरिटी से पहले, मेच्योरिटी से पहले मतलब 18 वर्ष, जो मेच्योरिटी की एज मानी जाती है, 18 साल से पहले की जो विकासात्मक अवधि है उसके दौरान ही बौद्धिक क्षमता में कमी आ जाती है, वह असामान्य व्यवहार वो दिखाने लग जाता है। आपको ये लग रहा होगा कि परिभाषा याद कर लेंगे, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये समझने की ही ज़रूरत है। जब क्वेश्चंस बनते हैं तो फ्रेंड्स ऐसे बनाएंगे जाएंगे कि हम उन सवालों को समझ नहीं पाएंगे। वो आपसे परिभाषा नहीं पूछने वाले हैं, वो आपसे कुछ ऐसा नहीं पूछने वाले हैं कि ये परिभाषा कब दी गई थी। हाँ, ये पूछ सकते हैं किसने दी, वो परिभाषा दे दी। और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा लक्षण ग्रोसमैन से मैच करता है, कौन सा नहीं करता है। तो हमको इसका मतलब समझना होगा, वो वर्ड्स का खेल खेलेंगे, जैसे जो कि सीबीएसई करती आ रही है। अभी अभी तक आपने, मैंने ईएमआरएस का एग्ज़ाम दिया है फ्रेंड्स, और मेरा पास भी है, मैंने पास भी कर लिया उस एग्ज़ाम को। तो वो जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, मैं आपको उसी तरह से तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, ग्रोसमैन के बारे में ही पढ़ेंगे। सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया प्रयोजन के लिए विकसित और विशेष की परिस्थितियों में अनुकूल बनाए गए मानकीकृत सामान्य बौद्धिक परीक्षण किए जाने पर प्राप्त होने वाले परिणामों को सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया कहते हैं। अब इसका सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया का मतलब है कि एक उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया नॉर्मल बच्चों के साथ जो सामान्य बुद्धि की, ठीक है। उसको उन, जो उन्होंने टेस्ट तैयार किया है उन स्टैंडर्ड के अनुसार, उस पे हम किसी बच्चे पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वही सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। स्पष्ट रूप से औसत से कम से अभिप्राय या बुद्धि के व्यक्तिगत रूप से प्रशासित दो मानक विचलनों पर कम मानकीकृत माप पर सत्य या उससे कम बुद्धि। अब जो स्टैंडर्ड उन्होंने माना है वो ये है कि एक जो एवरेज औसत बुद्धि होती है वो कितनी होती है, 70। अगर किसी बच्चे की IQ
70 आ रही है तो वो एक औसत बुद्धि है, ठीक है, उन्होंने ये माना है। अब इसके हिसाब से अगर 70 से IQ किसी बच्चे का कम है और वो अनुकूल व्यवहार नहीं दर्शाता है, तो हम उसको बौद्धिक मानसिक अक्षमता के अंदर रखेंगे, ठीक है। अब आगे, अनुकूली व्यवहार, एक एक वर्ड का गाइस उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से इन नोट्स को बनाया गया है। अनुकूली अडेप्टिव व्यवहार वह स्तर जिस पर कोई विशेष व्यक्ति आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्तरदायित्व के उन मानकों को पूरा करता है जिसकी उस आयु और सांस्कृतिक समूह में व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे कि एक 14 साल का बच्चा है, ठीक है, तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि जब घर पे मेहमान आएंगे और सब उसे बोलेंगे कि आप अभी शांति से बैठ जाइए या फिर शरारत मत कीजिए या फिर ये काम कर दीजिए, पानी ले आइए, वो ले आइए, तो वो उन मेहमानों के सामने बहुत अच्छा बनने का अपना जो उसका जो व्यवहार है वो दर्शाएगा। कोई शरारत नहीं करेगा, कोई बदतमीजी नहीं करेगा और ना खेलने जाएगा। आप जैसा उसको बोलेंगे वैसा वो कर लेगा। तो वो अपनी एज के जो उम्र है उसके अनुसार काम कर लेगा, ठीक है। और जो उससे एक 14 साल के बच्चे से जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऐसा कर सकता है या सामान्य बच्चे ऐसा करते हैं, वो चीज़ें कर लेगा, तो उसका अनुकूली और अडेप्टिव व्यवहार सही है। लेकिन एक जो अक्षमता या मानसिक मंदता या डिसेबिलिटी वाला जो बच्चा होगा, उसको हम ऐसा कुछ बोलेंगे तो वो ये सब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसमें कमी को भी ग्रोसमैन ने ऐड किया है, ठीक है। तो अगर हम एक वर्ड में मैं आपको बताना चाहूँ कि ग्रोसमैन क्या कहता है, तो हम इसमें देखेंगे कि ग्रोसमैन का मतलब क्या होता है। एक तो बौद्धिक प्रक्रिया औसत से कम, बौद्धिक प्रक्रिया में औसत से कम। दूसरा, अनुकूली व्यवहार में कमी। फिर विकासात्मक अवधि के दौरान इनके प्रति तनाव। अवधि के दौरान लक्षण दिखना। ग्रोसमैन की परिभाषा इन 3 चीज़ों पे, ठीक है। अभी हम अगला पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 14, जो मैंने आपको लिख के दिया था, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ग्रोसमैन की परिभाषा के अनुसार मानसिक मंदा की निम्नलिखित थी। IQ 70 से कम मतलब औसत 70 है, 70 से कम। अनुकूली व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी, मतलब एक थोड़ा बहुत कमी होना नहीं, ऐसी कमी होनी चाहिए जिससे कि उसके व्यवहार में वो जो दिखे, जो बाहर से हो। 18 वर्ष की आयु तक इसका आरंभ, 18 वर्ष की उम्र होने से पहले पहले इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए अगर किसी बच्चे में मानसिक मंदता है तो। अब हम समझ, ये इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई बच्चा, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो उच्च है, मतलब औसत से ज़्यादा है, लेकिन उसका अनुकूली व्यवहार नहीं है, तो क्या उसमें मानसिक मंदता होगी? नहीं, उसमें नहीं होगी। दोनों का होना जरूरी है। एक बच्चा जिसके पास उच्च बौद्धिक क्षमता है और उच्च अनुकूली व्यवहार है, तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है मानसिक मंदता का, तो उसमें नहीं होगी। ये भी सही है, नहीं होगी। फिर सीमित बौद्धिक अक्षमता मतलब एक लिमिटेड और उच्च अनुकूली व्यवहार होगा। जब अनुकूली व्यवहार उसका अच्छा है और उसके पास एवरेज, जो सीमित मतलब जो एवरेज IQ है, तो भी वो मानसिक मंद नहीं होगा। फिर सीमित बौद्धिक अक्षमता और सीमित ही अनुकूली व्यवहार। हाँ, अब उसमें एवरेज से कम, 70 से कम IQ है और अनुकूली व्यवहार भी कम है,
तो अब इसमें मानसिक मंदता के लक्षण दिखेंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमसे भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि ये तो सिलेबस में दे रखा है ना, इसी हिसाब से सीबीएसई भी हमसे ये प्रश्न कर सकती है। मानसिक मंदता और बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा पर अगर गौर करें तो उपरोक्त परिस्थिति 4 है जो मानसिक मंदता को इंगित करती है। आरएस का आरंभ 18 वर्ष से पूर्व हुआ हो, अगर इसका आरंभ 18 वर्ष के बाद हुआ है तो वह मानसिक रोग की श्रेणी में आएगा। मतलब इसके बाद में इसको मेंटल इलनेस बोल सकते हैं, लेकिन मेंटल डिसेबिलिटी नहीं हो सकती। और जो ल्यूनेसी इंडियन ल्यूनेसी एक्ट था ILA 1912, उसमें क्या था, इलनेस और डिसेबिलिटी को एक ही माना गया था। ये हम बीच बीच में याद करते चलेंगे, ठीक है। ग्रोसमैन के द्वारा दी गई यह परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है, समसामयिकी है, मतलब आज से रेलिवेंट है। हालांकि इस परिभाषा के बाद भी कई संशोधन हुए हैं, परंतु उन सभी में उपरोक्त वर्णित परिभाषा के वस्तुनिष्ठ और सकारात्मक लाने का प्रयास किया है। नैदानिक मानदंड मूलतः रहेगी। इसका मतलब यह है कि ग्रोसमैन की परिभाषा के बाद भी बहुत सी परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन जो उसके फंडामेंटल जो उसमें जो स्टैंडर्ड रखे गए थे वो ग्रोसमैन ने जो बताए थे वही थे, वो 3 थे। क्या, अनुकूली व्यवहार में कमी, औसत से कम, और 18 वर्ष से पहले लक्षण दिखना। 1992 में ल्यूकेसॉन, अब ये एक इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है ल्यूकेसॉन, उपरोक्त परिभाषा में संशोधन किया, उसमें स्पष्टता और वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास किया। AAMR की ओर से ल्यूकेसॉन 1992 में मानसिक मंदता की संशोधित परिभाषा 1992 में दी गई थी। अब हमको डेट के साथ भी परिभाषा अगर पूछ ली या फिर मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया तो उस हिसाब से भी हमको तैयारी करनी है। मानसिक मंदता का अर्थ व्यक्ति की वर्तमान क्रियाशीलता से में महत्वपूर्ण कमी है। मतलब जो अभी वो काम कर रहा है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाना मानसिक मंदता का मतलब है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से कम अधो औसत बुद्धि क्रियाशीलता, जो IQ स्टैंडर्ड है वो भी औसत से कम होगा, जो कि ग्रोसमैन ने बताया था सेम। उसके साथ साथ 2 से अधिक क्षेत्रों में संबंध कमी पाई जाएगी, लेकिन सिर्फ IQ कम होने का मतलब मानसिक मंदता नहीं है। उसके साथ साथ इनमें से किन्हीं 2 और जो क्षेत्र हैं उनमें भी कमी पाई जाएगी, जैसे स्वयं सहायता समूह में कमी पाई जाए, वो दैनिक कार्य भी नहीं कर पाए और IQ भी कम हो, तो मतलब मानसिक मंदता है। अगर स्वयं सहायता कार्य भी नहीं कर पाए और सामाजिक कौशल ना दिखा पाए, दैनिक कार्य कर ले और IQ में कमी हो, तब भी इन 3 में से अधो औसत बौद्धिक अक्षमता के साथ इनमें से कोई भी 2 को हम ऐड करके बता सकते हैं कि फिर उसमें मानसिक मंदता होगी या नहीं होगी, ठीक है। मानसिक मंदता 18 वर्ष से पूर्व प्रकट होनी चाहिए, जो 18 वर्ष है उससे पहले भी आनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ल्यूकेसन ने 1992 में ग्रोसमैन की 1983 की ही मानसिक मंदता को वस्तुनिष्ठ, उन्होंने ये बता दिए पर्टिकुलर कौन से क्षेत्र है, बस उन्होंने ये क्षेत्र बता दिया कि इनमें कमी आएगी। अनुकूली व्यवहार को एक तरह से ऑब्जेक्टिफाई करती है। ल्यूकेसन के इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए शेलॉक ने 2002 में वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास किया। सेम ही चीज़ शेलॉक ने भी की। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन 2002 ने शेलॉक एवं अन्य के साथ मिलकर मानसिक मंदता एक अक्षमता है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक अक्षमता और अनुकूली व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी पाई जाती है। यह कमी सांकल्पिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में परिलक्षित होती है। इसका आरंभ 18 वर्ष से पूर्व होता है। तो मुझे नहीं लगता आपको अब ये परिभाषा समझने में और याद करने में कोई परेशानी होगी। हमने इतनी बार इस परिभाषा पे काम कर लिया, बस आप ये याद रखना, क्रम याद रखना कि सबसे पहले ये परिभाषा किसने दी थी, ग्रोसमैन ने दी थी, ठीक है। फिर ल्यूकेसन आया, उसके बाद शेरलॉक,
ठीक है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज 2012 श्लोक के अनुसार। अब ये फाइनल जो परिभाषा उसने दी है वो हम देखते हैं। बौद्धिक अक्षमता एक अक्षमता है जिसमें बौद्धिक अक्षमता के अनुकूल व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी पाई जाती है, और यह कमी उसके सांकल्पिक मतलब जो वो उसकी जो सोच है, वो जो मन में सोच पाता है, जो कल्पना है वो कर सकता है, उसमें सामाजिक प्रायोगिक कौशलों में परिलक्षित होती है, मतलब उसमें दिखती है। वो एक ये कमी उन चीज़ों में आती है, और इसका शुरुआत 18 वर्ष की उम्र से पहले होता है। इसकी विशेषताएं जो उन्होंने पॉइंट वाइज दे रखी है। अगर ये क्वेश्चंस वैसे आता है हमारे डिस्क्रिप्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव वाइज पूछा जाता है, तब भी हमें यहाँ से एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हमको आंसर किस प्रकार करना है। जैसे पॉइंट नंबर 1, कम मानसिक मंदता एक अक्षमता है। इस अक्षमता में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूली व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी होती है। बौद्धिक अक्षमता अनुकूली व्यवहार में कमी उसके सांकल्पिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में देखी जाती है। इस अक्षमता की शुरुआत 18 वर्ष से पूर्व होती है। तो ये हम 4 पॉइंट बना के भी उसको लग सकते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने का चांसेस रहें। अब ज़रा परिभाषा के चारों भागों पर थोड़ी थोड़ी गहराई से विश्लेषण करते हैं, ठीक है। गाइज, ये पढ़ने के बाद में आपका जो आप सोचते हो ना कि डीपली कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो हमें नहीं आता है, इसका कोई चांस नहीं। इससे ज़्यादा डीप आपको किसी भी ऑथर की बुक में कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सामान्य भाषा में अक्षमता का तात्पर्य किसी व्यक्ति के शारीरिक भागों में ऐसी विचलन जिससे उसकी दैनिक कार्य क्षमता सामान्य व्यक्ति के सापेक्ष कम हो जाती है। नॉर्मली हम अक्षमता का मतलब ये समझते हैं कि उसके शरीर के अंगों का या फिर उसमें उस शरीर के अंगों में ऐसी कोई कमी हो जाती है जिससे वो जो अपने दैनिक कार्य हैं वो किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम कर पाता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की दुर्घटना में एक पैर कट जाने पे उसके पैर की कार्य क्षमता एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? अक्षमता बोलते हैं। एबिलिटी का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, और डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि उस क्षमता में कमी हो जाना, ठीक है। ठीक इसी प्रकार मानसिक मंदता एक अक्षमता है, क्योंकि इससे प्रभावित व्यक्ति का मस्तिष्क सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम काम करने की वजह से उसकी दैनिक कार्य क्षमता सीमित हो जाती है। जब हमारे मस्तिष्क में मानसिक रूप से हमारी एक अक्षमता या कमी आ जाएगी, तो हम जो मस्तिष्क का प्रयोग या जो दिमाग का यूज़ हम डेली के काम करने में करते हैं, उसमें भी एक कमी आ जाएगी, और इसी को मानसिक मंदता कहा जाता है, ठीक है। इस अक्षमता में व्यक्ति बौद्धिक क्षमता और अनुकूली व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी पाई जाती है। मानसिक मंदता में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूली व्यवहार दोनों में सामान्य अर्थों में महत्वपूर्ण कमी पाई जाती है। अनुकूली व्यवहार से हमारा तात्पर्य उन दैनिक क्रियाओं से है जिनमें हमारा वातावरण अपने अनुकूल बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए ठंड लगती है तो हम चादर ओढ़ते हैं या गर्म कपड़े पहनते हैं। इसमें अनुकूली व्यवहार को समझाया गया है। अनुकूली व्यवहार से आपको ऐसा पूछा भी जा सकता है कि अनुकूली व्यवहार से क्या तात्पर्य है, या फिर अनुकूली एक ऐसा कोई आपको एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि मानसिक मंदता के बच्चे में किस प्रकार से अनुकूली व्यवहार में कमी आती है। तो आपको एग्जाम्पल के साथ 4 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना पड़ सकता है। उसमें आप पहले अनुकूली व्यवहार को समझाएंगे कि अनुकूली व्यवहार क्या होता है। तो उसको हम इस तरह से समझा सकते हैं कि अनुकूली व्यवहार का मतलब होता है कि जब हम किसी अपने सामाजिक वातावरण में हमारे सामने जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके अनुसार खुद को डालते हैं और खुद कार्य करते हैं उस स्थिति के अनुसार, तो वो हमारा जो व्यवहार हम दिखाते हैं उसको हम अनुकूली व्यवहार कहते हैं, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए हम ठंड लगती है तो हम चादर ओढ़ सकते हैं। अब ये दिमाग ने ही तो हमें सिग्नल दिया ना कि अब ठंड बढ़ रही है तो हमें चादर ओढ़ लेनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट है वो है
व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूली व्यवहार में कमी उसके सांकल्पिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में दिखाई देती है। अब हमारे जो कौशल हैं उनके नाम हमें कुछ याद करने हैं, जैसे अवधारणात्मक, हम जो सोचते हैं, जो कंसेप्ट बनाते हैं अपने दिमाग में, उनके कौशल कौन से हैं। भाषा के द्वारा, अगर हम बोल नहीं पाएंगे तो हमारी सोचने की क्षमता भी सीमित हो जाएगी। बोलने से ही विचार करने, विचारों से ही भाषा बोली जाती है। पढ़ना और लिखना, पढ़ लिख कर ही हम सोच पाते हैं। धन संबंधी संकल्पना, अपनी जो कल्पनाएं हम कर सकते हैं पैसे से रिलेटेड, वो भी कम कर पाएंगे अगर मानसिक मंदता से हम ग्रसित हैं। स्वयं उद्देश्य, खुद को उनको डायरेक्शन देते हैं कि अब मेरे को ये करना है, अब मुझे ये करना है, तो उसका भी जो कंसेप्ट अगर हमारे दिमाग में क्लियर होगा तभी हम वो कर पाएंगे। फिर जिम्मेदारी का पता, अगर मानसिक मंदता है तो वो गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वो भी सोशल कौशल है। एक दूसरे से किस तरह से संबंध हमें बनाना चाहिए, किस तरह से मिलना चाहिए, किस तरह से बातचीत करनी चाहिए। आत्मसम्मान, अब किसी भी मानसिक मंद व्यक्ति को नहीं पता होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, या फिर मुझे क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, या फिर इतनी बार मुझे मना कर दिया फिर भी मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा उसके अंदर है ही नहीं। सरलता, नियमों का पालन करना, उत्पीड़न से बचाव, ये मुझे लगता है कि आपको समझाने की, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये जो जीवन में जो रोज़मर्रा के जो काम है वो हम करते हैं उनके बारे में बताया गया है। फिर इसके जो वही चीज़ है, शुरुआत 18 साल से पहले होती है, ठीक है। तो हम अभी ज़्यादा टाइम इस पर नहीं देंगे, ये बेसिक है, हम कर लेंगे। ये परिभाषाओं की 5 मान्यताएं, जो कंसेप्ट हैं वो हम कल पढ़ेंगे। अभी भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो ये हम कल पढ़ेंगे। मैं अभी 1 मिनट आपसे बात कर लेता हूँ, फिर हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। 1 मिनट। तो अभी जिस स्पीड से हम चल रहे हैं ना, तो ये काफ़ी नहीं होगा, मुझे आपके लिए और क्लासेस लेके आनी पड़ेंगी जल्द से जल्द। तो मैं आगे से अभी रोज़ 3 क्लासेस लेके आऊँगा, ठीक है, जिसमें हम ये पूरा पोर्शन क्लियर करेंगे। अब आप मुझे कमेंट में ये करके बताएं कि इसी की जो टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक से आगे की क्लासेस लें, या जो सिलेबस में हमारे दूसरा टॉपिक दिए गए उनसे हम आगे की क्लासेस शुरू करें, ताकि हम एक जैसा बोर भी ना हो, एक ही चीज़ पढ़ के, और हमारा सिलेबस भी एक साथ कवर हो जाए। तो ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी अगर सेशंस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे अपनी जो भी कमियां हैं वो बताइए ताकि मैं उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं, और शेयर भी कर दीजिए। हाँ, आपको लग रहा होगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन शेयर कर दीजिए, लोग देखेंगे तभी कुछ मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का और क्लासेस लेने का। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना भरोसा दिखाया। ये क्लासेस आपको रोज़ मिलेंगी, डेली होंगी, और बेफिक्र रहिए, अगर एक भी व्यूअर मुझे मिला अंत तक, तब भी मैं वीडियोस बनाऊंगा और पूरा कोर्स हम करेंगे। गुड बाय, कल मिलते हैं।